नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। आज मैं आपके लेकर हूँ साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया है। देखो, वीडियो बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना। इसका ये मतलब है कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी भी अदर बुक, गाइड, रिफ्रेशर, किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। हाँ, मेरे वीडियो थोड़े लेंथी हो सकते हैं, बट हम लोग सिलेबस के साथ, कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो 9th लेवल पे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर है। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को ना बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत सिस्टमैटिक तौर पर पढ़ने वाले हैं। इससे होगा क्या कि हमें ना साइंस रटने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पेपर में MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। हम हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। एंड फोर्थ, जो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम उनको भी इन्हीं नोट्स के द्वारा कवर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी कब हुई और किन्होंने की थी। तो इन 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट का नाम है ये, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर रॉबर्ट हुक को पता कैसे चला सेल के बारे में, मतलब उन्होंने पहली बार सेल के बारे में जानकारी कैसे हासिल करी। When he looked at a thin slice of cork, जब उन्होंने एक छोटा सा थिन स्लाइस लिया कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है? प्लांट का, जो आप सिंपल समझ लो, प्लांट पौधे होते हैं ना, उसकी जो छाल होती है ना, ऊपर की जो लेयर होती है, उसे आप कॉर्क समझ लो। When he looked at a thin slice of cork, जब उन्होंने कॉर्क के एक पतली सी स्लाइस को देखा, अंडर हिज माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा एक कॉर्क को देखा, प्लांट की छाल को देखा, ही वॉज सरप्राइज, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। जब उन्होंने सबसे पहले कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो सरप्राइज हो गए। टू सी वॉट लुक लाइक अ हनीकॉम, तो जब उन्होंने बच्चों पहली बार कॉर्क को देखा, प्लांट की छाल को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्हें हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा सब कुछ दिखाई दिया। द कॉर्क वॉज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी यूनिट्स, वो जो कॉर्क था, पेड़ की छाल थी, वॉज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी यूनिट, वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना था। अगर मैं आपको समझाऊं छोटे छोटे यूनिट, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये छोटे छोटे यूनिट जो थे वो इस प्रकार से थे, इस प्रकार से छोटे छोटे यूनिट थे। तो जब उन्होंने सबसे पहले कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप से तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि उनको पूरा जो कॉर्क था वो हनीकॉम जैसे, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दिया। उस कॉर्क के अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी यूनिट थे जिनका उन्होंने नाम रखा सेल, क्योंकि सेल का मतलब होता है छोटे छोटे घर। ये एक ग्रीक भाषा है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे घर। तो जब उन्होंने छोटे छोटे यूनिट देखे, छोटे छोटे हाउस देखे, तो उन्होंने उनका नाम सेल रखा। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके ना बुक में भी है, देखिए आपके बुक में भी क्वेश्चन है ना, हु डिस्कवर सेल, किन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। एंड हाउ लिखा ना, उन्होंने कैसे किया, तो आपको ये पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि उन्होंने थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का, उसके बाद उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए जब उनको एक पूरा कॉर्क हनीकॉम जैसा दिखाई देने लगा, और उन्होंने कॉर्क में देखा कि बहुत छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स है, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ सेल। सेल होता क्या है, हम किसे बोलेंगे सेल, सेल होता क्या एक्चुअल में, तो आपको आंसर देना है। द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल
फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मैं हूं, आप हो, जितने भी एनिमल्स है, छोटा सा मच्छर है, प्लांट्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से बनते हैं। तो ये पॉइंट आपसे कह रहा है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर बना है, यानी हमारी जो बॉडी बनी है वो सेल से बनी है। हम जो फंक्शन कर पाते हैं, हम जो बोल पाते हैं, हम जो चल पाते हैं, हमारी बॉडी जो काम कर पाती है वो भी सेल की वजह से कर पाती है। एंड बायोलॉजिकल यूनिट का मतलब है हमारा जो बॉडी काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन करना, सांस लेना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, या एक्सक्रिएशन करना, या ब्लड जो है वो पंप होता है पूरे बॉडी में, तो ये बायोलॉजिकल यूनिट कहलाती है। फूड डाइजेस्टेड होता है हमारी पूरी बॉडी में, तो ये सब बायोलॉजिकल यूनिट कहलाती है। तो सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, उनकी बॉडी काम करती है, फंक्शन करती है, वो भी सेल की वजह से करती है। और जितने भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी बायोलॉजिकल यूनिट, जो हार्ट हो गया, किडनी हो गया, उन सभी का फॉर्मेशन सेल से हुआ है। इसलिए सेल को बोला जाता है द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और बायोलॉजिकल यूनिट सब कुछ सेल से बना है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, यानी हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है। जैसे देख, घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए ना, ईंट कई सारे ईंट जुड़ते जाते हैं और घर तैयार हो जाता है। ऐसा ही सेल, बहुत सारे मिलियन बिलियन सेल मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। पहले एक सेल, फिर दो सेल, फिर उसके बाद डिवाइड होते होते मिलियन सेल बनता है और तब जाकर हमारी बॉडी बनती है। तो सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोलॉजिकल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है हमारी लाइफ का। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। हम ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल के बेस पे कितने टाइप से बांट सकते हैं? तो बच्चों, नंबर ऑफ सेल के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में रख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये 8th में भी था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बने हैं, जैसे कि ईस्ट, अमीबा, ये सब सिंगल सेल से बने, इनकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है, तो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिलियन सेल से बने हैं, जैसे मैं और आप, तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल। जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा से बनी है उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दे आर मल्टी सेलुलर। द फंडामेंटल रीजन ऑफ ऑल सेल। अब हम बात करते हैं सेल की। बात हमें समझ में आ गई कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, लेकिन सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? एक सेल में कितने पार्ट्स होते हैं? तो द फंडामेंटल रीजन ऑफ ऑल सेल, एक सेल के अंदर 3 रीजन होते हैं, यानी 3 पार्ट्स होते हैं। रीजन का मतलब सेल के पार्ट्स। तो सेल के 3 रीजन होते हैं, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला, इसकी बाउंड्री देख रहे हो आप, सेल की जो बाउंड्री होती है, ये जो सेल की बाउंड्री है, सबसे बाहरी पार्ट जो सेल की बाउंड्री है, दे आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इनको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज है। कई टीचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखवाते हैं, कई टीचर सेल मेम्ब्रेन लिखवाते हैं। घबराना नहीं है, इस बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों बोला जाता है। बीच का जो पार्ट है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस। बीच में जो होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और बाकी जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको खाली खाली दिख रहा है, दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? इस पेज पे हमने क्या क्या जाना? सबसे पहला मैंने आपको बताया डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो उन्होंने कॉर्क लिया था और माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने कॉर्क को देखा तो वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि उनको पूरा जो कॉर्क था वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दिया। उस कॉर्क के अंदर उनको बहुत छोटे छोटे टाइनी यूनिट दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा। इसको आप हटा देना, ठीक है? सेल होता क्या है? व्हाट इज अ सेल? तो
सेल जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल होता है, बायोलॉजिकल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। ऑर्गेनिज्म को सेल के बेस पे दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक सेल से बने होते हैं जैसे ईस्ट और अमीबा, और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बनते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल। अगर हम सेल के रीजन की बात करें या सेल के पार्ट्स की बात करें तो सेल को तीन कैटेगरी में या तीन रीजन में बांटा गया है। सबसे पहला इसकी बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड ये वाला पार्ट होता है दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस, और बाकी जो पार्ट बच गए दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें समझ में आ गया कि इसकी बाउंड्री जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो बाउंड्री है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो अब हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। आखिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री है ना, ये करती क्या है। किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहरी पार्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा कि इसके फंक्शन के बारे में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बाहर का इन्वायरमेंट, ये वाला इन्वायरमेंट से इसको अलग करता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि किसी भी सेल की जो बाउंड्री होती है दे आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बाउंड्री सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। यानी अंदर का जो सेल के अंदर का पार्ट है वो अलग हो जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट से ये वाला जो बाउंड्री है इसको अलग कर देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो सेपरेट करता है इसके कंटेंट को, कंटेंट मतलब अंदर वाले भाग को, सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहरी वातावरण से इसको अलग कर देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है या परमिट करता है द एंट्री एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सम मटेरियल इन द सेल। ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अलाउ करता है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगा या कौन सी चीज सेल के बाहर आएगा। फॉर एग्जांपल आप लंबी सांस लो, सांस लिया आपने, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाना चाहिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये सेल के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही बोला जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है और परमिट करता है कि कौन सी चीज एंट्री करेगी या एग्जिस्ट करेगी सेल के अंदर से, वाइल इट इज ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसके अलावा ये कुछ प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। जैसे पानी, कौन सा पानी, वाटर, सेल के अंदर जाएगा और कौन सा पानी सेल के बाहर जाएगा। कौन सा फूड, फूड मतलब हम जो खाना खाते हैं, तो कौन सा फूड सेल के अंदर जाएगा और कौन सा फूड सेल के बाहर जाएगा। तो ये सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, फूड अंदर जाएगा, कौन सा फूड बाहर आएगा, वाटर कौन सा अंदर जाएगा, कौन सा वाटर बाहर आएगा, ये सब डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही बोला जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, परमिट करता है कौन सी चीज एंट्री करेगी या एग्जिस्ट करेगी सेल में से, और ये प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल को भी, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, इन सब को भी कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It also provide मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जिसकी वजह से सेल फंक्शन कर पा रहा है या जिसकी वजह से सेल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, तो इसे बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, अच्छा सुनिए मेरी बात, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हो ना, इसका एक स्पेशल नाम रखा गया। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखोगे, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया गया, दे आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब आपसे पूछेगा क्यों हम इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं?
बिकॉज इट अलाउ, क्योंकि अलाउ करता है सब मटेरियल, कुछ मटेरियल को टू पास थ्रू इट, कि वो कौन सी चीज उससे पास करेगा, वेयर इट प्रिवेंट, जबकि ये कुछ चीजों को प्रिवेंट करता है, रोक देता है द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल को, हानिकारक मटेरियल को सेल में अंदर आने से रोक देता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली मतलब ये सिलेक्ट करता है, परमेबल मतलब लेयर, परमेबल मतलब लेयर। तो ये ऐसा लेयर है जो सिलेक्ट कर रहा है, ये ऐसा लेयर है जो चीजों को सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज सेल के बाहर आएगी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वाटर को सेल के अंदर आने देता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O साइंस में, ठीक है। ये वाटर को सेल के अंदर आने देता है, या जो बेकार वाटर हो चुका है उसको सेल के बाहर भी जाने देता है। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। जब वाटर हमारे सेल के अंदर जाती है, सेल के बाहर जाती है, किसके द्वारा? इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी अगर सेल के अंदर ज्यादा पानी होगा तो वो बाहर निकाल देगा, और अगर सेल के बाहर ज्यादा पानी है तो सेल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पानी जो होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस का रियल मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। याद रखोगे, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर। चलिए मैं आपको एग्जांपल दो। किशमिश लो, किशमिश लिया आपने, पानी में डाल दो, रात में छोड़ दो, क्या मिलेगा आपको? सुबह किशमिश फूल जाएगा। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो। किशमिश को पानी में डाल के छोड़ देंगे तो सुबह क्या होगा? वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने वाटर को क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। तो किशमिश भी तो सेल से ही बना है ना, किशमिश भी तो प्लांट से ही आया ना, तो वो भी सेल से बना होगा। तो सेल ने क्या करा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऑस्मोसिस उसी को बोलते हैं। ऐसे रूट जो होती है, जड़ जो होती है ना, पौधे का जड़, रूट, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो भी ऑस्मोसिस है। तो कोई भी सेल जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है या वाटर को बाहर निकालता है तो दे आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी इसमें इस वाले मेम्ब्रेन से सेल के अंदर वाटर जाना या सेल के बाहर वाटर जाना, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ से जो वाटर जाता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसका एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। जो पौधे के रूट्स होते हैं, जो पौधे के जड़ होते हैं, वो वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं ना। ये तो हम सबको पता है कि रूट जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी ऑस्मोसिस है, क्योंकि एक्चुअल में सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। रूट, प्लांट का रूट भी तो सेल से बना है। मैंने अभी क्या कहा था? सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने, तो प्लांट का रूट भी सेल से बना है। तो वो सेल क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब भी मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, यानी पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा या पानी को निकाला जाएगा, तो साइंस में उसे ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। चलिए अभी सेल वॉल कहां से आ गया, सुनिए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल के ना 3 पार्ट्स होते हैं। अभी आपको बताया था, लीजिए पिछला पेज में ले आता हूं 1 मिनट के लिए। किसी भी सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड होता है न्यूक्लियस, तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन प्लांट सेल में, अगर हम केवल पौधों की बात करें, प्लांट सेल में तो एक और लेयर होती है, फोर्थ आता है, दे आर कॉल्ड सेल वॉल। ये केवल प्लांट सेल में, यानी केवल पौधों में पाया जाता है। मेरे सेल में और आपके सेल में, क्योंकि हम लोग ह्यूमन में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, तो ह्यूमन और एनिमल्स में ये जो चौथा पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं, सेल वॉल, ये नहीं पाया जाता है। 3 पार्ट हर एक सेल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, हर एक सेल में होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। लेकिन जो सेल वॉल है, जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल पाया जाता है प्लांट सेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल वॉल, जो कि फोर्थ है। 3 तो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और लेयर आ जाती है प्लांट सेल में, जिस दे आर कॉल्ड सेल वॉल। इन्हें बोलते हैं सेल वॉल, जो सबसे बाहर होता है। तो ये क्या करता है, देखिए, द सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करता है, सेल को बचाता है। सेमी परमेबल आउटर लेयर ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल को बचाता है। सेल वॉल क्या कर रहा है? प्लांट सेल को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो, मुझे और आपके पास 36 ऑप्शन है। बारिश होगी, हम घर में आ जाएंगे, हवा तेज चलेगी, हम लोग घर में आ जाएंगे, है ना। बट प्लांट के पास ऑप्शन नहीं है ना। आप बात को समझिए, प्लांट तो कहीं नहीं जा सकता, अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। तो नेचर ने
उसको एक प्रोटेक्शन दिया, उसके सेल को एक प्रोटेक्शन दिया, एक और लेयर दे दिया ताकि वो अपने सेल को बचा सके, और उसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रोटेक्टिव होता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? सेमी परमेबल आउटर लेयर को, यानी वही जो आपने पढ़ा था अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करता है। प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप, इसके अलावा ये डेफिनेट शेप देता है सेल को। प्रोवाइड रिजिडिटी, ये रिजिडिटी देता है, कठोरता देता है। रिजिडिटी मतलब कठोरता, ये कठोर बनाता है प्लांट सेल को। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, और सेल को स्ट्रेंथ भी देता है, मजबूती भी देता है। तो इस पेज पे मैंने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज कर ले। मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है किसी भी सेल का, जो सेपरेट करता है उसके कंटेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, परमिट करता है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी या कौन सी चीज सेल के बाहर आएगी। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम रखा गया, क्या आपको याद है नाम? उसका नाम है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अलाउ करता है कुछ मटेरियल को कि वो पास कर पाएगा, कि वो सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगा या कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का मूव करना। पानी का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, कि कब सेल के अंदर वाटर जाएगा या कब सेल के बाहर वाटर आ जाएगा। दे आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका एग्जांपल दिया कि जब एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का प्लांट के रूट्स द्वारा, तो वो भी एक ऑस्मोसिस है। सेल वॉल क्या होता है? तो ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। 3 पार्ट के अलावा हर एक सेल में 3 पार्ट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक 4th पार्ट ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट करता है पूरे प्लांट सेल को। ये डेफिनेट शेप देता है सेल को, और ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। क्लियर हो गया? नाउ एक पॉइंट और आपको याद करना है, और ये सब बुक से ही उठाए हैं, मैंने बुक के अकॉर्डिंग ही आपको दे रहा हूं आंसर। सब कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, 1 to 1 आप पढ़ोगे, लाइन टू लाइन। हमारी पूरी टीचर्स की टीम मिलकर पढ़ती है, फिर आपके लिए नोट्स तैयार करती है। इट प्रोटेक्ट द इनर सेल ऑर्गेनल्स, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं एक तरह से। ये प्रोटेक्ट करता है इनर सेल ऑर्गेनल्स को, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। बाउंडिंग द सेल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अगर कोई खतरा होगा, बारिश तेज चलेगी, हवा तेज चलेगी, तो जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करता है सेल के अंदर। 3 पार्ट तो पहले पढ़ चुके। सेल वॉल पूरे सेल को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट द इनर सेल ऑर्गेनल, जो अंदर के सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर से। नाउ एंडोसाइटोसिस क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस एक सेल का एक फंक्शन है, सेल का एक फंक्शन है। अब क्या फंक्शन है देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूं। ये सेल है और यहां पर फूड है, तो सेल हमारा ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ये फूड को यहां पे हो तब भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, फूड यहां हो तब भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, फूड यहां हो तब भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, फूड यहां हो तब भी ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये सेल है और यहां पे वाटर है, ये तब भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, वाटर यहां होगा तब भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि सेल जो होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जी हां, आपने सही सुना, हमारा सेल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसी को साइंस में एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि फूड को आसानी से इंगल्फ कर सकता है, फूड को, वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बोला मैं आपको यही बताया था। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल होता है, यानी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल की, टू इनगल्फ द फूड, ताकि वो फूड को इंगल्फ कर सके, अंदर खींच सके, एंड अदर मटेरियल, वाटर वगैरह को भी अंदर ले सके फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से वाटर को, बाहर के एनवायरनमेंट से फूड को एब्जॉर्ब कर सके। दे आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कोई पार्ट नहीं होता सेल का, एंडोसाइटोसिस फंक्शन होता है सेल का। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि हमारा सेल इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को कहीं से भी, वाटर को कहीं से भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दे आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। नाउ सेकेंड पार्ट आता है न्यूक्लियस। अभी थोड़ी देर बाद पहले मैंने आपको बताया था भाई, सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैं आपको फर्स्ट पढ़ा चुका हूं। सेकेंड आता है बच्चों न्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में।
जो कि मोस्टली सेल के बीच में पाया जाता है, बट ऐसा फिक्स नहीं है, बट मोस्टली बीच में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या क्या याद करना चाहिए? न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जी हां, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। याद रखोगे, न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई भी पूछे तो क्या बताओगे? कि न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, दो अलग लेयर पाई जाती है। न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है और दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वही काम करेगा जो बाहर का मेम्ब्रेन कर रहा था। बाहर का मेम्ब्रेन क्या कर रहा था? कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी या कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यही करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यही करेगा कि कौन सी चीज न्यूक्लियस के पास जाएगी और कौन सी चीज न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर, जो कि रॉड जैसा दिखाई देता है। मतलब ऐसा लगता है लोहे का रॉड हो, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा जूम करके समझाता हूं। ये समझिए, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को थोड़ा जूम कर देता हूं। लो जी, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जब आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो आपको ना ऐसा ऐसा रॉड दिखाई देंगे। जी हाँ, न्यूक्लियस को जब आप देखोगे तो न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे आपको रॉड दिखाई देंगे। दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमोसोम। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रिपीट करो, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है विच आर विजिबल एज रॉड शेप, जो कि रॉड जैसा दिखाई देता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तो ये रॉड जैसा दिखाई देता है। जब सेल दो पार्ट में डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमोसोम रॉड जैसा दिखाई देता है, अदरवाइज ये थ्रेड जैसा भी दिखाई देता है। जी हाँ, याद रखना, एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको। सुनिए, ये न्यूक्लियस है ना, अगर ये सेल डिवाइड होने वाला है, अगर ये सेल डिवाइड होने वाला है ना, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम आपको रॉड जैसा दिखाई देगा। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं होने वाला है तो इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको ये क्रोमोसोम थ्रेड जैसा दिखाई देगा, धागे जैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। यानी अगर रॉड जैसा दिखाई दे रहा है तो ये डिवाइड होने वाला है, ये सेल डिवाइड। अगर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रॉड जैसा दिखाई दे रहा है तो ये सेल डिवाइड होने वाला है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है तो अब ये डिवाइड नहीं होने वाला है। इसका ये मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है, इज न्यूक्लियोस। क्या? न्यूक्लियोस। जी हाँ, न्यूक्लियस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोस। उन्हें न्यूक्लियोस कहते हैं। और न्यूक्लियोस के अंदर बच्चों आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोबारा बोलो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ फुल फॉर्म ही दे रखा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी मैं आपको इसकी डीएनए की फुल फॉर्म बताऊंगा ना, तो वहां पे ये दोबारा कवर कर लूंगा। चलिए, न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया? न्यूक्लियस में डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम होता है जो कि हमें रॉड जैसा दिखाई देता है। जब ये डिवाइड होने वाला दो पार्ट में तो रॉड जैसा दिखाई देगा, अदरवाइज ये थ्रेड जैसा दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर एक और कंपोनेंट एक्स्ट्रा पाया जाता है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोस, और न्यूक्लियोस के अंदर आरएनए पाया जाता है। अब आता है डीएनए। क्या पढ़ेंगे हम? डीएनए। अभी मैंने आपको बताया था कि सर ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। अभी हमारी बात ये हो चुकी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या देखोगे? डीएनए। डीएनए कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। याद रखोगे, ये है कौन?
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। तो अब हम डीएनए के बारे में जानेंगे। तो पहले तो डीएनए की फुल फॉर्म याद कर लो, मोस्टली यही पूछ रहे थे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज द जेनेटिक मटेरियल, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है ना, यानी माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों तक पहुंचाती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होती है। कई जब आप बच्चे पैदा होते हैं ना, आप देखना घर में दादी बोलेगी ओले ले ले, ये तो अपने पापा पे गया है, ओले ये तो अपने मम्मी जैसा दिख रहा है। तो मम्मी जैसा क्यों दिख रहा है? डीएनए की वजह से, जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन के लिए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मतलब माता पिता के गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। नाउ जीन क्या होता है? तो जीन डीएनए के अंदर पाया जाता है। फिर से मैं वो पेज लेके आता हूँ बार बार आपको। देखो मैंने आपसे कहा था ना वीडियो लेंथी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ना बहुत आराम से समझाएंगे, आपको समझना है ताकि आप हर टाइप का आंसर दे पाओ पेपर में। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। याद रखोगे? अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो आप देखना ध्यान से, अगली बार जब कभी भी डॉक्टर के पास जाओ तो आप देखना उनके पास नहीं फोटो कहीं जरूर लग रही होगी। ये डीएनए का फोटो, ये है डीएनए का फोटो, ठीक है? जाके जरूर देखना। और ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये जो लाइन आप देख रहे हो, दे आर कॉल्ड जीन, इनको जीन बोलते हैं, ठीक है? तो डीएनए का पार्ट होता है जीन, ये पूरा डीएनए है और डीएनए का पार्ट होता है जीन। तो यही हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए, यही मैंने आपसे कहा, जीन जो है सेगमेंट होता है डीएनए का, मतलब डीएनए के अंदर पाया जाता है, और इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। या हम ये भी बोल सकते हैं ये फंक्शनल यूनिट होता है क्रोमोसोम का, क्योंकि अल्टीमेटली क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए था और डीएनए के अंदर जीन था। तो या तो आप बोल दो कि ये सेगमेंट डीएनए का पार्ट है, या आप ये बोल दो फंक्शनल यूनिट होता है क्रोमोसोम का। क्लियर हो गया? इस पेज में मैंने क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको बताया एंडोसाइटोसिस क्या होता है। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा सेल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इससे क्या होता है कि वो इनेबल्स होता है सेल को, हेल्प करता है इनगल्फ फूड को बाहरी एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से खींचने में मदद करता है। न्यूक्लियस की बारे में बात करी, न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि रॉड शेप का होता है जब वो डिवाइड होने वाला हो दो पार्ट में, अदरवाइज ये थ्रेड लाइक होता है जब ये डिवाइड नहीं होने वाला होता है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों एक और कंपोनेंट पाया जाता है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोस, और न्यूक्लियोस के अंदर पाया जाता है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आता है डीएनए। डीएनए जो होता है उसकी फुल फॉर्म है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी एंड इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जीन क्या होता है? तो जीन पार्ट होता है डीएनए का या फंक्शन होता है क्रोमोसोम का। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आरएनए। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा आरएनए। पहले आप याद करो आरएनए कहां बताया था मैंने आपको बताया था कि आरएनए जो होता है वो बेसिकली जो न्यूक्लियोस होता है उसका पार्ट होता है, ठीक है? तो एक तो आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के, और इट हेल्प इन सिंथेटिक ऑफ प्रोटीन। मेन चीज ये याद करो, ये काम क्या करता है, तो ये तो हमें पता लग गई, ये आरएनए तो हमें पता है, आरएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोस में पाया जाता है। लेकिन ये करता क्या है? ये करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन को बनाता है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने का काम आरएनए का है। नाउ नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। बोलिए, रिपीट करिए मेरे साथ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब क्या फर्क है दोनों में समझिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, मैंने इस डायग्राम में बार बार समझा रहा हूं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होते हैं। याद आया? न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, हर सेल में मेम्ब्रेन नहीं होता है,
मोस्टली सब में मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल हमें मिले बाद में जिनमें ये डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा ना, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर ये मेम्ब्रेन होगा दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। सिंपल डिफरेंस है, सिंपल बातें याद रखो, बिल्कुल आसान तरीके से पेपर बिल्कुल बढ़िया जाता है। जिसके अंदर ये डबल लेयर नहीं पाया जाता है दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर ये डबल लेयर पाया जाता है दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। क्लियर हो गया? नाउ देखिए, अब यही बात मैं आपसे बताऊंगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आ गया ना, लैक मतलब कमी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसके अंदर, और उसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और सिंगल क्रोमोसोम होता है। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल इज अ सेल दैट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आ गया ना। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इट हैज डेफिनेट न्यूक्लियस, इसका डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो वही बात कैसे भी घुमा फिरा के बोल लो कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर कंटेन होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के साइटोप्लाज्म में, और इसका डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो बात यही है कि आपको लिखना है इसके अंदर कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ बच्चों, ये एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, बच्चे ने शायद गलत लिख दिया। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एनिमल सेल, इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो एनिमल सेल और प्लांट सेल। जितने भी एनिमल सेल होते हैं और प्लांट सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। फिर आपके अंदर डिफरेंस पूछेगा, ये आपके बुक में भी, आप बुक उठाओगे ना उसमें भी है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, आप देख लेना। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग बुक भी कवर कर लेते हैं ताकि सब कुछ कवर हो जाए एक ही वीडियो में। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? तो डेफिनेट न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसका साइज जो होता है छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, से माइक्रोमीटर बोलते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर। दे कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, इसमें केवल एक क्रोमोसोम होते हैं। दे कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियोस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोस याद है, आरएनए वाला न्यूक्लियोस जो मैंने आपको बताया था, इसमें न्यूक्लियोस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोस पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से 4 डिफरेंस बहुत है, आप 4 डिफरेंस ही याद करो, इनको हटा दो क्योंकि 4 डिफरेंस मुश्किल से 2 या 3 ही पूछते हैं, फिर भी 4 याद कर लोगे बहुत है। एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं नोट्स में दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मैं कहूँगा नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 डिफरेंस इनफ होता है एक बच्चे के लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्योंकि 2 से ज़्यादा नंबर का आता नहीं है। इस पेज पे क्या जाना, आरएनए के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोस में और ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें लैक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है, इसमें न्यूक्लियोस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियोस होता है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं प्रोटोप्लाज्म। कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, आखिर ये प्रोटोप्लाज्म कहां से आ गया सर जी? ये प्रोटोप्लाज्म तो पहली बार सुन रहे हैं। जी हाँ, प्रोटोप्लाज्म जो आपको समझाने वाला हूं, देखिए मैंने आपको बताया था कि सर सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, है ना, स्टार्टिंग मेरी बात हुई थी ना, सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो बाउंड्री होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाउंड्री जो होती है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती है, चाहे वो न्यूक्लियस ही क्यों ना हो, उन सबको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जी हां बच्चों, ये क्या है, सेल है, ये पूरा सेल है, ठीक है। अब जब मैंने आपको पहले पेज पे समझाया था, जब मेरी आपसे बात हुई थी शायद, यहां पे देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट बताया था ना कि ये बाउंड्री जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप हटा दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी बाउंड्री को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब, ये दोनों मिलाकर, यानी न्यूक्लियस भी शामिल हो गया और साइटोप्लाज्म, ये सब मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनता है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
अ लाइफ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म भी हो और न्यूक्लियस भी हो, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। याद रखोगे, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस दोनों होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है, तो ये एक सेल का पार्ट नहीं है, ये इसका फंक्शन है। आप एक काम करो, आप किशमिश को फुला दो, हमने फुलाया था ना किशमिश को फुला दो और आप उसको धूप में रख दो। क्या आप देखोगे कि धीरे धीरे किशमिश का पानी एब्जॉर्ब हो गया, सूख गया और किशमिश वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो जब किसी सेल से पानी सूख जाता है, मेरी बात ध्यान से सुना बेटा, जब किसी सेल से पानी सूख जाता है, जब किसी सेल से पानी सूख जाएगा तो वो सेल सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी को साइंस में प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। जब किसी सेल से लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पानी सूख जाता है, तो ये सेल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इनको बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब कोई लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर, आ गया ना, लॉसेस वाटर, वाटर लॉस होता है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा पानी इवेपोरेट हो गया, सूख गया। देयर इज श्रिंकेज, तो सेल क्या होगा, श्रिंकेज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ जाएगा ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से छोटा हो जाएगा, यानी सेल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि उसका पानी सूख गया। तो जब किसी प्लांट सेल में से या किसी भी सेल में से वाटर का लॉस होता है ना, तो वो सेल जो होता है वो श्रिंकेज हो जाता है। इसी को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? आप छोटा भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, ये सब हटा सकते हो, ये हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेना और बस उसके बाद लिख देना दिस प्रोसेस फिनोमिना इज नॉन प्लाज्मोलिसिस। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर, जब एक लिविंग प्लांट सेल पानी खोता है ऑस्मोसिस के द्वारा तो वो श्रिंकेज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, फिर से आ जाते हो उसी पेज पे। सर जी आप बार बार एक ही पेज ले आते हो, क्या करें, समझाना पड़ता है ना सर। ये कौन है, सेल है, ये कौन है, न्यूक्लियस है, और बाकी सब कौन है, साइटोप्लाज्म है। याद करो, ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन है, न्यूक्लियस, बाकी सब कौन है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ना बहुत सारे पार्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इन सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर फंक्शन यूनिट ऑफ अ सेल। एक सेल का जो फंक्शन होता है उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर फंक्शन यूनिट्स ऑफ अ सेल। एक सेल का जो फंक्शन यूनिट होता है उसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा तभी आपको हैबिट बनेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, 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 माइटोकॉन्ड्रिया, 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 प्लास्टिड्स, 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 वैक्यूल्स, 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 ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेल ऑर्गेनल्स। तो आप सिंपल याद रखो ना कि हमारे लेवल पे 6 सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सेल के अंदर 6 ऑर्गेनल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम ER बोलते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। अब हम इस चैप्टर में इन्हीं पॉइंट को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मतलब होता है ER, ER। तो चलिए एक सेल के अंदर ER देखो, ER क्या होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। जी हाँ, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ऐसे इस टाइप से जाल जैसा होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है ट्यूब एंड शीट का। ट्यूब एंड ट्यूब मतलब ये जो ये वाली लाइन बनाई है इनको ट्यूब बोलते हैं, और ये जो लाइन बनाई है वो शीट बोलते हैं। तो ये पूरे सेल में फैले होते हैं ट्यूब और शीट के फॉर्म में, डेट रन थ्रू साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में ये ट्यूब मतलब ये वाली लाइन, इसे ट्यूब बोलते हैं और दे आर कॉल्ड शीट। तो ट्यूब और शीट के फॉर्म में पूरे सेल में फैले होते हैं, इन्हें ER बोलते हैं। द मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। देखिए ये सेल है, पूरे सेल में ये ट्यूब, इन्हें ट्यूब बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ट्यूब, दे आर कॉल्ड शीट।
ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये इसके जैसा ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर ही होता है। तो इस पेज पे हमने क्या क्या जाना, अभी इस पेज पे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो जब प्लांट सेल में से वाटर लॉस हो जाता है तो प्लांट सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, उसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। सेल ऑर्गनल्स, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शन यूनिट, ये सेल ऑर्गनल्स होते हैं, ये 6 होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। और फिर मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड का, जिसमें ट्यूब और शीट पाई जाती है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है। और मेम्ब्रेन जो है ये सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ये दिखाई देता है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, याद रखोगे। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बच्चों 2 पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आरईआर, एसईआर। आरईआर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब आपसे डिफरेंस पूछेगा कि आरईआर और एसईआर में क्या डिफरेंस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए। आरईआर इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विद राइबोसोम, बस ये वर्ड याद रखो, जिसमें राइबोसोम होता है, यानी ऐसा रेक्टिकुलम जिसमें राइबोसोम होता है वो आरईआर के अंदर आता है। और ऐसा आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विथ राइबोसोम अटैच विथ इट्स सरफेस, राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक है। और एसईआर में इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम ना काफी चिकना होता है, जैसे घी आप छुओगे ना, घी को आप हाथ पे लेके देखना चिकना होता है ना, वैसा राइबोसोम होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ना स्मूथ और ये वगैरह। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER is the endoplasmic reticulum with the ribosome attached to its surface। RER में राइबोसोम अटैच होते हैं, SER में राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। इट इज सिचुएटेड नियर टू द न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होते हैं। इट इज सिचुएटेड नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। ये न्यूक्लियर के पास होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। और इट हेल्प्स इन द लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड को सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको लिपिड फैक्ट्री बोलते हैं। दे आर कॉल्ड लिपिड फैक्ट्री, क्योंकि लिपिड को सिंथेसिस करते हैं इन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल मेम्ब्रेन, और नया सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आरईआर के अंदर राइबोसोम अटैच होता है, एसईआर में राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ये न्यूक्लियस के पास होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और ये लिपिड को सिंथेसिस करता है। नाउ नेक्स्ट आता है गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी अपैरेटस क्या चीज है, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस क्या चीज है, होता क्या है, तो गोल्जी अपैरेटस, कैमिलो गोल्जी, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस की खोज की, तो उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया। गोल्जी अपैरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी अपैरेटस। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। गोल्जी अपैरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी अपैरेटस। अब ये होता क्या है, गोल्जी अपैरेटस बोलते किसे हैं, इट इज अ सेट ऑफ स्मूथ फ्लैटेड सिटर्न्स यूजुअली स्टैकर्ड टुगेदर इन पैरेलल रोज। ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं और फ्लैटेड ऐसे लगे होते हैं, पैरेलल रो में ऐसे लगे होते हैं। ये स्मूथ होते हैं और फ्लैटेड होते हैं, इस प्रकार से आपस में लगे होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, आपसे पूछेगा फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन आप नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, बस याद रखना ये फ्लैटेड होता है, ठीक है। ये स्मूथ और फ्लैटेड होता है और पैरेलल रो में लगे होते हैं। 3 वर्ड याद रखो, ये स्मूथ होते हैं, फ्लैटेड होते हैं और पैरेलल रो में ऐसे इस प्रकार से लगे होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, मेन है फंक्शन। आपको ये नहीं पूछेगा व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, मैंने आपको बस नॉलेज के लिए बता दिया क्योंकि बुक में दिया हुआ है, बट फंक्शन ये आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, क्या करता है काम ये। दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है और लाइसोसोम बनाता है। बताओ कितने काम करता है ये।
गोल्जी अपैरेटस सिंथेसिस करता है सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और लाइसोसोम को। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स को भी प्रोड्यूस करता है, विच कंटेन्स सेलुलर सेक्रेशन, जिसके अंदर सेलुलर सेक्रेशन होता है। सेलुलर सेक्रेशन मतलब एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज, ये हम पढ़ेंगे आगे आगे क्लास में, ये सब वर्ड आएंगे तो आप टेंशन मत लो। तो ये प्रोड्यूस करता है वैक्यूल्स, ये प्रोड्यूस करता है, जो गोल्जी अपैरेटस है वो वैक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। उस वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेक्रेशन पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, सेलुलोज पाए जाता है। दे एक्ट एज एन एरिया फॉर स्टोरेज, ये स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है और पैकिंग करता है वेरियस सेलुलर सेक्रेशन को, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये सेलुलर सेक्रेशन को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये एरिया प्रोवाइड करता है स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए। किसका स्टोरेज, किसका प्रोसेसिंग, किसका पैकिंग? तो सेलुलर सेक्रेशन का। सेलुलर सेक्रेशन मतलब एंजाइम का, प्रोटीन का और सेलुलोज का। तो इस पेज पे हमने क्या जाना, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज पे हमने जाना कि ईआर जो होते हैं बच्चों, दो कैटेगरी के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, आरईआर, एसईआर। आरईआर ये राइबोसोम से अटैच होते हैं, एसईआर राइबोसोम से अटैच नहीं होते हैं। ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, यानी यहां पाया जाता है। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ये लिपिड को सिंथेसिस करता है। गोल्जी अपैरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये स्मूथ होता है, फ्लैटेड होता है और पैरेलल रो में लगा होता है। इसका काम क्या है? तो ये इन्वॉल्व होता है, ये सिंथेसिस करता है सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और लाइसोसोम को, तीन चीजों को ये सिंथेसिस करता है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है वैक्यूल्स को, और वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं सेलुलर सेक्रेशंस। सेलुलर सेक्रेशन के अंदर आता है एंजाइम, प्रोटीन और सेलुलोज। इसके अलावा ये एरिया प्रोवाइड करता है स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। किस चीज का स्टोरेज, किस चीज का प्रोसेसिंग, किस चीज का पैकेजिंग? तो सेलुलर सेक्रेशन का। सेलुलर सेक्रेशन का मतलब है प्रोटीन, सेलुलोज और एंजाइम्स। नाउ नेक्स्ट आता है लाइसोसोम, जो कि हर बार हर किसी के एग्जाम में आता ही आता है लाइसोसोम के बारे में। तो पॉइंट नंबर 25 आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज अ लाइसोसोम, तो आपको यही बोलना है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल्स होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं ना, वो सेल में जाता है और सेल में जाकर वो ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है? तो लाइसोसोम की वजह से। लाइसोसोम ही फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करती है ताकि हमें एनर्जी मिल सके आगे, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक ऑर्गेनल्स होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या फंक्शन करता है? लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव, जो कैपेबल होता है कि वो डाइजेस्ट कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल? जो आपने खाया था, जो आपने मटर पनीर खाया था, जो आपने शाही पनीर खाया था, जो आपने छोले भटूरे खाए थे, वो सब ब्रेक डाउन होकर आपके सेल में पहुंचेगा और उनको तोड़ने का काम होता है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो कि कैपेबल होता है डाइजेस्ट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए। किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल को। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब प्रोटीन हो गया या एंजाइम्स हो गया, इन सबको ब्रेक डाउन करता है। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल। अगर कोई गलती से बेकार मटेरियल इनसाइड द सेल के अंदर घुस जाए, अगर कोई बेकार मटेरियल, फॉरेन मटेरियल, बेकार मटेरियल, बाहरी मटेरियल सेल के अंदर गलती से घुस भी जाए, जैसे कोई बैक्टीरिया घुस गया फूड के साथ चुपचाप, कोई फूड घुस गया, ओल्ड ऑर्गेनल्स घुस गया फूड के साथ गलती से, तो क्या करेगा? इन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन मटेरियल को, बैक्टीरिया को, फूड को, ओल्ड ऑर्गेनल्स को, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। दे ऑल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल। ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है सेल से। इसलिए लाइसोसोम को क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। क्लीनिंग एजेंट, ये क्लीनिंग एजेंट होता है सेल का, यानी सेल को क्लीन करता है। कौन सेल को क्लीन करता है? तो लाइसोसोम सेल को क्लीन करता है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है कि व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग, और आप बिलीव मानिए बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, यूटी में, टेस्ट में, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? लाइसोसोम को हमने एक स्पेशल नाम दिया, सुसाइड बैग। ऐसा क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? व्हेन सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाती है ना, तो लाइसोसोम में ब्रस्ट, तो लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम क्या है? एक थैली है सेल के अंदर। सेल के अंदर तो बहुत कुछ है,
अब ये थोड़ी अकेला केवल लाइसोसोम ही है बच्चों, सेल के अंदर तो बहुत कुछ है ना, सेल के अंदर तो बहुत कुछ है, उसमें एक लाइसोसोम भी है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, उसमें एक लाइसोसोम भी है। तो जब सेल डैमेज हो जाता है ना, तो ये जो लाइसोसोम की थैली है फट जाती है, और इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पूरे सेल में फैल जाते हैं, पूरे सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम फैल जाएंगे क्योंकि इसकी थैली फट गई। जब सेल डैमेज होगा तो लाइसोसोम की थैली फट जाती है और ये इसके डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में फैल जाते हैं। अब देखो इससे होता क्या है, वैन सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम फट जाता है, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो जो एंजाइम्स होते हैं ना लाइसोसोम के अंदर, जो एंजाइम थे डाइजेस्टिव एंजाइम, वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपसे पूछेगा क्यों भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या क्या मतलब है, या पावर ऑफ द सेल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों बोलते हैं इसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, क्योंकि दे स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, क्योंकि इसका काम ही क्या है, स्टोर करना और रिलीज करना, किसको? एनर्जी को। आपके घर में एनर्जी आती है ना, पावर बोलते हो, पावर आ गई। तो ऐसे ही सेल के अंदर, जो सेल के अंदर एनर्जी को स्टोर करने का और रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया को है, इसलिए इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल रखा गया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, वो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप ऐसा समझ लो, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग पैसे को सेव करते हैं रुपीज़ में, आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पे आप पैसे को सेव करते हैं डॉलर में, ऐसे आप कहीं और होते हैं तो उस देश के करेंसी को सेव करते हैं बैंक में, यही होता है ना। ऐसे ही हमारा सेल अपनी खुद की करेंसी को सेव करती है, उस करेंसी का नाम है एटीपी। हमारा सेल खुद की करेंसी को सेव करता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं कि हर टाइम हम लोग खाते रहे, तो हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारा सेल क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है कि भाई 4-5 घंटा हमारी बॉडी काम कर सके। तो हमारा सेल जो एनर्जी को स्टोर करता है उसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि स्टोर करता है, रिलीज करता है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? एक्चुअल में तो फंक्शन यही हो गया, आप चाहो तो यही लिख दो, दे आर साइटेड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है, यानी हम जो सांस ले पाते हैं, सेल जो सांस ले पाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल जो रेस्पिरेशन करता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से करता है। दे आर साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही होता है। दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में, विच इज वाइटल फॉर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो बात एक ही है, आप इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, दोनों एक ही जैसे पॉइंट है। आप किसी भी एक पॉइंट को याद कर लेना, एक को स्किप कर देना तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस पेज पे मैंने क्या क्या बताया आपको जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। देखो एक मिनट, पेजों को ना थोड़ा कम कर देता हूं, इस पेज को हटा दूं, 1 मिनट। हाँ चलिए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्या क्या समझाया मैंने आपको इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है लाइसोसोम का? तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कैपेबल होता है डाइजेस्ट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को। ये डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन मटेरियल को जो सेल के अंदर घुस गया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फूड हो या ओल्ड ऑर्गेनल्स हो कोई, और ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को हमारे सेल से, इसलिए इसको क्लीनिंग एजेंट या सेल को क्लीन करने वाला बोलते हैं, ठीक है, क्लीनर बोलते हैं, सेल को क्लीन करने वाला। लाइसोसोम को सुसाइड बैग के भी नाम से जानते हैं क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाती है, लाइसोसोम की थैली फट जाती है और इसके जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं अपने ही सेल को, इसलिए इसको सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये स्टोर करती है और रिलीज करती है किसको? एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और मैंने आपको बताया एटीपी मतलब हमारा सेल जो है एनर्जी को स्टोर कर लेता है क्योंकि हम लगातार खाना नहीं खा सकते। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में और जो ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए, और इसी कारण से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया गया। नाउ नेक्स्ट आता है, एक पॉइंट और याद कर लो,
एक पॉइंट और याद कर लो, क्योंकि मैं अधिकतर एग्जाम में आजकल देख रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक पॉइंट और याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पेपर में ऐसे पूछेगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका अपना डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, इसलिए अपना खुद का प्रोटीन ये बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनल्स है बच्चों, एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनल्स है जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, ऐसा कोई ऑर्गेनल्स दूसरा नहीं है। प्लास्टिड, अब प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड आर द फूड स्टोरिंग डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बॉन्ड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, पहली लाइन में आ गया, प्लास्टिड आर द फूड स्टोरिंग, ये फूड को स्टोर करता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये पाया जाता है केवल प्लांट सेल में। देखो कीवर्ड को पकड़ लो, कीवर्ड को पकड़ लिया करो, आप बना के भी आंसर लिख सकते हो। प्लास्टिड आर द फूड स्टोरिंग, ये फूड स्टोर करता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रक्चर होता है इसमें, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये फाउंड होता है केवल प्लांट सेल में, केवल प्लांट सेल में। यानी मेरे अंदर और आपके अंदर प्लास्टिड नहीं है, मेरे अंदर और आपके अंदर प्लास्टिड नहीं है, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट, प्लास्टिक के अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, प्लास्टिक के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, नॉन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। द प्लांट रिक्वायर्ड क्लोरोफिल फॉर फूड प्रिपरेशन, प्लांट को क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है फूड को प्रिपरेशन करने के लिए, डूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो पता होगा ना फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट जिस प्रोसेस से फूड को तैयार करती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। तो प्लास्टिक के अंदर पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट को रिक्वायर्ड होती है क्लोरोफिल की फूड प्रिपरेशन में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। नाउ प्लास्टिड को दो बड़े कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। पहला पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट विच आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलर, प्लास्टिड के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप इसको बोल पाओ, क्योंकि बोलने से ना आपको जल्दी याद होगा। तो प्लास्टिड की दो कैटेगरी है, प्लास्टिड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट विच आर कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और ये स्टोर करता है स्टार्च को और ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉप, और इन सबको स्टार्च को, मुझे लगता है ग्रेन होगा, ये ग्रेन नहीं हो, ग्रेन होगा, ग्रेन। ठीक है, ग्रेन। तो ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ग्रेन को एंड ऑयल ड्रॉप्स को स्टोर करता है। जैसे सरसों वगैरह है ना, तो उससे आपको पता है तेल बनता है, तो वो तेल कहाँ से आया, स्टोर कर रखा है तभी ना। बहुत डायमंड है, अगर बात करें हम दूसरा आलमंड की बात करें, चलो बादाम की बात करें तो बादाम का भी तेल आता है, पता होगा। तो बादाम के अंदर तेल कहाँ से आया, तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ग्रेन को और ऑयल ड्रॉप को। क्रोमोप्लास्ट ऐसा पिगमेंट होता है जो डिफरेंट कलर देता है, रेंजिंग फ्रॉम ग्रीन कलर दे सकता है, येलो कलर दे सकता है, रेड कलर दे सकता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर देने के लिए। तो ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, लीव को, फ्लावर को और फ्रूट को। तो क्रोमोप्लास्ट का काम है कलर देना। तो आपको अलग अलग देखते हो ना, पत्ते, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सबको कलर देता है क्रोमोप्लास्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है वैक्यूल्स। क्या होता है, जो मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स बताए थे उसमें लास्ट होता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सैक, ये स्टोरेज बैग की तरह होता है, सैक मतलब बैग की तरह। तो वैक्यूल्स आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सैक, ये स्टोरेज सैक की तरह होता है, कंटेनिंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जितने भी सेल के अंदर सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस होते हैं ना, वो सब वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। इन एनिमल सेल, यानी हमारे सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, वैक्यूल्स आर न्यूमरस बट स्मॉल साइज। हमारे सेल में वैक्यूल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। यानी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है, और प्लांट्स हैव वेरी लार्ज डिस्टिंक्ट वैक्यूल, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज
बड़ा होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल हैव ऑक्यूप्ड 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अगर प्लांट सेल में आप देखोगे ना तो 50 से 90% तक केवल वैक्यूल्स होता है। जी हाँ, पूरे प्लांट सेल का 50 to 90% तक वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूल्स होता है। यानी पूरे सेल में आप ये समझ लो ये पूरा सेल है तो उसका 50 से 90% तो केवल वैक्यूल से भरा होता है। बाकी 10-20% में माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी ये सब आते हैं। 50 से 90% तो वैक्यूल्स ही होते हैं प्लांट सेल में। द लिक्विड सेल सैप present in vacuoles of plant cell provide turbidity and rigidity of the cell। आप ना इसको छोटा कर लेना थोड़ा सा, मैं आपको ना इसको छोटा करवा देता हूं। हाँ सुनिए, इस पॉइंट को आप थोड़ा छोटा कर लेना। इस पॉइंट में आप बस ये याद कर लेना, वैक्यूल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट इन वैक्यूल ऑफ, यहाँ से कर लेना, वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ये हटा देना, पहले मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, बट आप यहाँ से याद करना, वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये टर्गिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, यानी इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वैक्यूल्स जो होता है स्टोरेज बैग होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड होते हैं। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं। 50 से 90% प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को मजबूत बनाता है। इस पेज पर हमने क्या जाना, मैंने आपको बताया प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो होता है फूड स्टोरेज होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है और ये पाया जाता है केवल प्लांट सेल में। प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल जो कि हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और प्लांट को जो क्लोरोफिल चाहिए वो फूड प्रिपरेशन के लिए चाहिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान। प्लास्टिड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, स्टोर करता है स्टार्च को, ग्रेन को और ऑयल ड्रॉप को। वहीं पर क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पिगमेंट होता है, ये डिफरेंट कलर देता है, चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, ये अलग अलग कलर देता है लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट्स को। वैक्यूल जो होता है वो स्टोरेज बैग की तरह काम करता है जो सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करता है। एनिमल सेल का वैक्यूल बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो काफ़ी लार्ज होता है और 50 से 90% तक प्लांट सेल में पूरा वैक्यूल्स ही होता है। वहीं वैक्यूल जो होता है वो प्रोवाइड करता है टर्गिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में आते हैं कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। देखिए, सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल इज प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल याद कीजिए, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। प्लास्टिड आर एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड भी नहीं होता। प्लास्टिड आर प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। दो डिफरेंस तो बड़े सिंपल है। वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस, मैंने अभी बताया था वैक्यूल्स इसके छोटे होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं, अभी पिछले वाला पॉइंट यही था। लार्ज वैक्यूल्स ऑक्यूपाइड सेंट्रल एंड मेजर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं। इसका जो अधिकतर वॉल्यूम होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल्स के पास ही होता है। तो तीन डिफरेंस हो गए। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, इसमें सेल वॉल होता है। इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। इसका वैक्यूल छोटा होता है, इसका वैक्यूल बड़ा होता है। गोल्जी बॉडीज आर प्रोमिनेंट एंड वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्लियरली गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं एनिमल सेल में। गोल्जी बॉडी इज इनकॉन्स्पीशियस कॉल्ड डिक्टोमसस, यहाँ पे प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज तो पाया जाता है लेकिन ये इनकॉन्स्पीशियस होता है, यानी क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसलिए इसको डिक्टिओसम्स के नाम से जानते हैं। यूजली स्मॉल इन साइज, अधिकतर एनिमल सेल का जो सेल जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अगर प्लांट सेल से कंपेयर करोगे आप, दे आर कंपेरेटिवली बिगर इन साइज। प्लांट सेल जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल जो होता है थोड़ा छोटा होता है। तो ये 5 मेजर डिफरेंस आप याद कर सकते हो एनिमल सेल और प्लांट सेल में। सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। वैक्यूल छोटे होते हैं, वैक्यूल लार्ज होते हैं। गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्लियरली होते हैं। गोल्जी बॉडी जो होता है इनकॉन्स्पिशियस होता है और इसका सेल का साइज छोटा होता है, इसके सेल का साइज बड़ा होता है। नाउ इसका डायग्राम भी आपको बना के जाना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पूरे बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे 2 से
3 डायग्राम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्लांट सेल का, बनाने के लिए आता है, बट आजकल डायग्राम से ज़्यादा लेबलिंग आती है। तो लेबलिंग आप याद कर लेना, मैं बिल्कुल लेबलिंग तरीके से आपको बता देता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको गोल्जी apparatus बोलते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ये जो बाकी आपको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू कलर का बड़ा सा पार्ट कलरफुल इसलिए बनाया मैंने ताकि आप देख पाओ क्लियरली। ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ये वैक्यूल्स है। यहाँ पे आपको छोटा पार्ट दिखाई दे रहा होगा वैक्यूल्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। फिर ये ग्रीन प्लास्ट हो गया, ग्रीन पार्ट बार बार कह रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट होता है। ये वाला पार्ट है जो साइड से चारों तरफ है, ये पूरा साइड वाला पार्ट, इनको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आता है, ये आप छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है, राइबोसोम। यहाँ पर इस साइड होता है जस्ट सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा पीछे, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। फिर इसको भी छोड़ देना, ये इसको इन दोनों को इसलिए छोड़ देना क्योंकि ये इनका कोई भी वर्ड हमारे NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो जबरदस्ती की चीज़ें मत याद करना। सेल वॉल ये सब पार्ट, ये जो सबसे बाहरी पार्ट है ये सेल वॉल है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सेल वॉल है। और न्यूक्लियस बीचों बीच, तो ये न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो लेबलिंग ध्यान रखना, ये लेबलिंग आप NCERT से भी कर सकते हो, बाकी नोट्स में हमने दे रखा है। तो डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, पर डायग्राम से ज़्यादा आजकल लेबलिंग आती है, तो लेबलिंग पे ध्यान देना। ऐसे अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की लेबलिंग देख लो एक बार एनिमल सेल की डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना आप और लेबलिंग कर लेना। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं यहाँ पर सॉरी बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, ये गोल्जी बॉडी है। उसके बाद ये ऑरेंज पार्ट जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और बीच में जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोस है। बीच वाला पार्ट जो है न्यूक्लियोस है, ये पूरा ऑरेंज वाला पार्ट न्यूक्लियस है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ये वाला पार्ट इसको लाइसोसोम कहते हैं। इधर वाला पार्ट राइबोसोम, पिछले वाले में इधर ही था राइबोसोम। उसके बाद ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये जो आप देख पा रहे हो, ये ER बोलते हैं, इसको ER बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाहर वाला पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल तो होता नहीं प्लांट्स एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं, तो बाहर वाला पार्ट जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। नाउ लेबलिंग कर लेना, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना। अब आता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल। देखिए स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, याद रखोगे। स्मॉलेस्ट सेल इस यूनिवर्स में होता है माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया का नाम है ये। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, उसका सेल सबसे छोटा होता है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसका सेल जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। अगर हम अपनी बॉडी में बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये तो हो गया पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में अब तक हमें जो पता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, उसका सेल सबसे छोटा होता है। और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, उसके सेल सबसे लार्जेस्ट होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की बात करें, अपनी और आपकी बात करें, तो हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट नहीं बोला, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो स्पर्म सेल को बोलते हैं, जो सबसे छोटा सेल होता है वो स्पर्म सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ओवम सेल होता है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन मेरे और आपकी बात करें तो हमारी पूरी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म सेल, और लार्जेस्ट सेल है ओवम सेल। सेल डिवीजन क्या होता है? नेक्स्ट ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, पिछले 3 साल पहले ही ऐड हुआ है नया टॉपिक। सेल डिवीजन क्या होता है? व्हाट इज सेल? अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे 3-4 साल पहले का, तो उसमें टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि उस समय ऐड नहीं था, कोविड के टाइम ये ऐड हुआ था। सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ विच न्यू सेल आर मेड, ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सेल बनता है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। यानी पुराने सेल से जब नया सेल की फॉर्मेशन होती है, एक सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है, पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। तो जब कोई सेल डिवाइड होकर नया सेल बनाता है तो दे आर कॉल्ड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन 2 प्रकार से होती है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस 2 टाइप से होती है, एक को बोलते हैं मिटोसिस, एक होती है मियोसिस। मिटोसिस एंड मियोसिस। तो मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये समझिए। पहले मिटोसिस। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, इस प्रोसेस में हर एक सेल जिसको हम मदर सेल कहते हैं, डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी एक सेल डिवाइड होकर जब 2 डॉटर सेल बनती है, इस प्रोसेस में हर एक सेल जिसको हम बोलते हैं मदर सेल, दिस इज कॉल्ड मदर सेल। ये मदर सेल है, ये क्या है, मदर सेल। और ये 2 हिस्सों में टूट जाती है, डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो जब एक मदर सेल यानी एक सेल 2 नया सेल बनाता है तो इस प्रोसेस को हम मिटोसिस कहते हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, और डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने मदर सेल में होंगे। इस पेज पे क्या क्या जाना, एक तो डायग्राम की लेबलिंग ये जरूर कर लेना आप। स्मॉलेस्ट सेल होता है
साइकोप्लाज्म का लार्जेस्ट सेल होता है, ऑस्ट्रिच एग का, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होता है, नर्व सेल का, स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्पर्म सेल का, लार्जेस्ट सेल होता है ओवम का। सेल डिवीजन का मतलब होता है नए सेल की जो फॉर्मेशन होती है। सेल डिवीजन दो प्रकार की होती है, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस का मतलब होता है इस प्रोसेस में हर एक सेल, जिसको मदर सेल कहते हैं, वो दो न्यू डॉटर सेल बनाता है, और जो डॉटर सेल में उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मदर सेल के इक्वल होते हैं। नाउ लास्ट पेज आता है, ये लास्ट पेज है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मियोसिस की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व 2 कंजुगेटिव डिवीजन, इसमें 2 बार डिवीजन होता है। कहने का मतलब एक सेल पहले 2 सेल बनाएगा, ये 2 सेल बन गया, और फिर ये 2 सेल बनाएगा, और ये भी 2 सेल बनाएगा। तो घुमा फिरा के बात यह है कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे। हमें बोलना यही पड़ेगा कि 2 कंजुगेटिव डिवीजन होता है, क्योंकि बाकी में इसमें 2 बार डिवीजन होता है। पहले एक सेल से 2 सेल बनते हैं और फिर ये 2 सेल फिर से डिवाइड हो जाते हैं। तो जब 2 कंजुगेटिव डिवीजन हो, व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल। बात वही मैंने वही बोला आपसे कि एक सेल 4 नया सेल बनाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 के बजाय 4 सेल बनता है, तो उसे मियोसिस कहते हैं। यहाँ ओ ऐड कर लेना, यहाँ पे ई के बाद ओ ऐड कर लेना, ठीक है बेटा। यहाँ बच्चों ई के बाद ओ को ऐड कर लेना। मिल गया पेन, मिल गया, नहीं मिला पेन 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 मिल गया, चलो हाँ जी। यहाँ पे आपको ओ ऐड करना है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इट इन्वॉल्व 2 कंजुगेटिव डिवीजन, इसमें 2 बार डिवीजन होता है। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोवाइड 4 न्यू सेल, नया 4 सेल बनता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ 2 की बजाय। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द मदर सेल। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो मैंने पीछे मिटोसिस में बताया था कि जितने क्रोमोसोम यहाँ होंगे उतने ही होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हाफ हो जाते हैं। इसमें हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द मदर सेल। जो न्यू सेल होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मदर सेल के कंपैरिजन हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। नाउ साइटोप्लाज्म एक टॉपिक रह गया था पीछे, तो साइटोप्लाज्म आप याद कर लीजिए। साइटोप्लाज्म याद है आपको? भूल गए? साइटोप्लाज्म मैंने ये बताया था कि सेल के अंदर जो ये लिक्विड होती है ना, सेल के अंदर जो कुछ है न्यूक्लियस को छोड़कर ये जितना भी लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है, कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया था, जो सेल की बाउंड्री होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उन सबको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस को छोड़कर। क्योंकि न्यूक्लियस को मिला दोगे तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। अगर आप इस लिक्विड को और न्यूक्लियस को मिला दोगे तो फिर प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और इसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स बताया था। सेल ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, ये सब पढ़ा था ना हमने, वो सब साइटोप्लाज्म ही तो पाया जाता है, इसके अंदर ही पाया जाता है। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़ा, ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन याद है? ऑस्मोसिस आपने पढ़ा था। ऑस्मोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर वाटर जाना या सेल से बाहर वाटर आना। ये याद रखोगे, बस इतना सिंपल याद रखो। जब किसी, ये सेल है, जब किसी सेल के अंदर वाटर जाएगा या जब किसी सेल से बाहर वाटर आएगा तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, किशमिश का एग्जांपल लिया था, आप आलमंड का एग्जांपल ले सकते हो, बादाम का एग्जांपल लेते हो। जैसे हम लोग बादाम क्या करते हैं, रात में भिगो देते हैं, सुबह उसे खाते हैं तो बादाम फूल जाता है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता बॉडी को। तो पानी जब सेल जो है पानी को एब्जॉर्व करता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी जब एब्जॉर्व होती है ना सेल द्वारा, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। किशमिश का मैंने एग्जांपल लिया था। तो बच्चों इसे 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब तीनों में क्या डिफरेंस है समझिए। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर सेल के बाहर चारों तरफ हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर बाहर हाई वाटर कंसंट्रेशन हो देन द सेल, सेल के मुकाबले, तो उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूं। ये सेल है, अगर सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सेल के बाहर, अगर सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक समझ में आ गया? हाइपोटोनिक के लिए डायग्राम याद रखना। जब सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है?
इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, सेम वाटर कंसंट्रेशन हो सेल के अंदर और सेल के बाहर, तो उसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक। क्या मतलब है? दूसरा पॉइंट समझिए कि जितना कंसंट्रेशन सेल के बाहर है वाटर का, उतना ही कंसंट्रेशन वाटर का सेल के अंदर है। तो वाटर का कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर और सेल के बाहर, वाटर का कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम होता है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो इसका उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट हाइपरटोनिक। देखो हाइपोटोनिक अलग है, हाइपरटोनिक अलग है। हाइपोटोनिक में अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाएगा। सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो थर्ड यही है, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम होता है सेल के मुकाबले, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो 3 टाइप के याद रखोगे, मेरे साथ बोलो, बोलो हाइपोटोनिक, बोलो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में ये याद रखना, हाइपोटोनिक में ये होता है सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम, सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा। आइसोटोनिक, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन इक्वल होता है। और हाइपरटोनिक, जब सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो बट सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम हो। अब कुछ स्पेशल पॉइंट आपको अलग से याद करना है, जो आपके ना बुक में ना ऐसे येलो पॉइंट पे दे रखा है। देखो ऐसा करके दिया हुआ है, हमने आपसे प्रॉमिस किया ना हम सब कुछ पढ़ाते हैं। देखो ऐसा करके दिया हुआ है अलग से, तो हमें ये भी पढ़ के जाना है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। मार्क्स कटने का चांस ही होना चाहिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग सब कुछ कराते हैं, कोई टॉपिक छोड़ते नहीं। इसलिए वीडियो थोड़ा लेंथी होगा हमारा, बट उसमें सब कुछ होगा। एक बार पढ़ लोगे आपको 36 जगह देखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1674 की बात है, ल्यूवेनहक के एक साइंटिस्ट थे, ल्यूवेनहक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरिया को। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को सेल में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को सेल के अंदर। जेई पुडिकंज ने 1839 में दिया था टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म याद है? प्रोटोप्लाज्म भूल गए आप? प्रोटोप्लाज्म का मैंने आपको मतलब बताया था, जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो जेई पुडिकंज पहले साइंटिस्ट थे 1839 में जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म वर्ड का इस्तेमाल किया था। एम सचलीडन ने 1838 में और टी स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी होता है सेलुला ई सेलुला, सेलुला ई सेलुला। ये आपको बस याद रखना है, सेलुला ई सेलुला। ये एक ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। सेल थ्योरी ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। सेलुला ई सेलुला मतलब हर एक नया सेल पुराने सेल से बनता है। सेलुला ई सेलुला का मतलब है हर एक नया सेल पुराने सेल से बनता है। इसको सेल थ्योरी कहते हैं, जो कि 1838 और 1839 में 2 साइंटिस्ट ने, सचलीडन एंड टी स्वान ने दिया था। तो ये था बच्चों कंप्लीट आपका वीडियो इस चैप्टर का। आई होप आपको मजा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।